हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आधुनिक इतिहास से प्रैक्टिस करेंगे। ओके। और जितने भी क्वेश्चन हैं वे सभी के सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, छोड़कर कहीं मत जाइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमेशा हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, फोर्ट विलियम। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, रेड ड्रैगन। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? बताइए। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? मसूलीपट्टनम। ओके। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके। आगे देखते हैं। देखिए, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, कासिम बाजार। ओके। 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। ओके। ऑप्शन नंबर सी सही है, सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। ओके। देखिए, अगला क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? बताइए। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही है, गोवा। प्रारंभ में अल्फांसो, ठीक, प्रारंभ में अल्फांसो दा अल्बुकर्क, ठीक, प्रारंभ में अल्फांसो दा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, गोवा। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस बच्चों के बोलने की आवाज़ आ रही है भाई, इट्स नेचुरल ब्यूटी। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। प्रकृति में पशु पक्षी जीव जंतु नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे भाई? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, पुर्तगाल। ओके। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण बम्बई दहेज के रूप में 10 पाउंड के बदले प्राप्त हुआ था। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, किसे जाता है भाई? पुर्तगालियों को। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है, ठीक। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है, जो एक पुर्तगाली था।
यह कालीकट के तट पर 1498 ईस्वी में, ठीक, 1498 ईस्वी में पहुंचा था। यहाँ के स्थानीय शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया, जबकि स्थानीय व्यापारियों ने उसका विरोध किया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने का भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। जमोरिन। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कैप ऑफ द गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी, बताइए। वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, कैप ऑफ द गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वह सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट के तट पर इसी मार्ग से आया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे, कौन थे भाई? पुर्तगाली थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के भारत आगमन के साथ भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपियों के साथ में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। भारत के क्षेत्रों से वे सबसे बाद में गोवा से गए। ओके, कब गए थे? 1961 में गए थे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे, कौन थे भाई, बताइए। अल्बुकर्क। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से, देखिए, 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक था। ओके, इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। किसने? अल्बुकर्क ने। ओके, इसने 1510 ईस्वी में गोवा जीता। 1511 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण किया। 1511 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण किया था तथा फारस की खाड़ी में हरमुज पर अधिकार किया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे, बताइए। कैलिको कहलाते थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर कैलिको कहलाते थे। कैलिको के अंतर्गत महीन से महीन मलमल से लेकर मोटे से मोटे मार्किन तक सम्मिलित थे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके द्वारा बोल रहे हैं, किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया, बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी सही। ओके, गुजरात का शासक बहादुर शाह 1537, ओके, 1537 ईस्वी में गुजरात बंदरगाह के समीप जहाज का निरीक्षण करते समय पुर्तगालियों द्वारा मारा गया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में उगाने के लिए मजबूर करते रहे। क्या उगाने के लिए भाई? चाय उगाने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही है, चाय। ओके, अंग्रेजों द्वारा अपनी साम्राज्यवादी नीतियों की पूर्ति, राजस्व एवं कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न हिस्सों के कृषिगत उपायों का सहारा लिया गया था, जिसमें बंगाल में जूट, असम में चाय, गन्ना,
संयुक्त प्रांत में तथा मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में डॉट 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 के लिए मजबूर करते हैं। बताइए किसके लिए? ऑप्शन नंबर डी सही है, चावल। ठीक, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला टॉपिक है क्षेत्रीय राज। चलिए इससे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 1699 ईस्वी में। ओके, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। उनके द्वारा आरंभ पाहुली प्रणाली, ठीक, पाहुल प्रणाली है, पाहुल प्रणाली। ओके, पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया है। ठीक, पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया है। अब गुरुपद समाप्त कर दिया गया है और गुरुपंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान प्रदान किया गया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अकाल तख्त का निर्माण किया था। बताइए किसने किया था भाई? क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, गुरु गोविंद ने। ओके, सिखों के 6वें गुरु गुरु गोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी तथा उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला। उन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु लौहगढ़ किले का निर्माण भी कराया था। ओके, हम जो बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे नोट करते हुए चलिएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? बताइए, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी सही है, तलवंडी। ओके, गुरु नानक का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी ननकाना साहिब में 1469 ईस्वी में हुआ था। ओके, 1469 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू मेहता तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। ओके, कालू मेहता, कालू मेहता और माता का नाम तृप्ता देवी था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, तलवंडी में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? बताइए, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, गुरु अंगद। ओके, गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद 1539, ठीक, 1539 से 1552, ठीक है, 1539 से 1552 ईस्वी में थे। इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनाई। ओके, इन्होंने किन्होंने? गुरु अंगद ने खादुर में गुरु गद्दी बनाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? बताइए किस सिख गुरु ने? ऑप्शन नंबर डी सही है, गुरु अर्जुन देव ने। ओके, गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने 1604 ईस्वी में 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दिया। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। ठीक है, उन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की थी। खुसरो को
समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दिया। किन्हें? गुरु अर्जुन देव को। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, गुरु गोविंद सिंह। ओके, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनको गुरुपद 1675 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, जिस पर ये अपनी मृत्यु 1708 ईस्वी तक बने रहे, या इनकी मृत्यु जो है 1708 ईस्वी में हो गई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। ओके, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? अमृतसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर, जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। इनका शासनकाल 1797 ईस्वी, ठीक, 1797 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? बताइए। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? विलियम बेटिंग ने। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग ने 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहम्मद शाह। ओके, नादिर शाह 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। इस दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। ओके, और नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित करके दिल्ली के शाही खजाने मोती, हीरे, जवाहरात एवं संसार भर में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस पर अधिकार कर लिया था। ठीक, मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस भी कहा जाता है, और उस पर अधिकार किसने कर लिया था? नादिर शाह ने। ओके, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हरा करके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, करनाल के लड़ाई में या करनाल के युद्ध में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अवध में स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए। अवध में स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सदा सादत खां। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। वॉरेन हेस्टिंग। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी से 84 ईस्वी, ठीक, 1780 से 1784 ईस्वी के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, ठीक, 1774 से 1785 तक था। ठीक, इस युद्ध के दौरान घायल होने के कारण 17 दिसंबर 1782, ठीक, 17 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बताइए। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ओके, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 20 नवंबर 1750, ठीक, 20 नवंबर 1750 ईस्वी में जन्मे टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खां साहब था। ओके, नोट करते हुए चलिएगा। टीपू सुल्तान का पूरा नाम फतेह अली खान साहब था, जो अपने पिता हैदर हैदर अली, ठीक, जो अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। ओके, 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मुर्शिद मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, बंगाल के। ठीक, मुर्शिद अली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद। ओके, आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, काल कोठरी, ठीक, काल कोठरी को ब्लैक होल त्रयोदशी की घटना पश्चिम बंगाल में 20 जून 1756 ईस्वी में घटित हुई थी, जिसमें 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई। ओके, काल कोठरी, जिसे ब्लैक होल त्रयोदशी भी कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग नोट करके रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ब्लैक होल त्रयोदशी कहाँ घटित हुआ था? कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 है। ऑप्शन नंबर सी सही है, मीर कासिम ने। ओके, 23 जून 1757 को हुए पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जफर ने विश्वासघात किया था। इस युद्ध में मीर जफर नवाब का सेना नायक था। ठीक, मीर जफर जो था वह नवाब का सेना नायक था। इस युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बताइए। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। वही रिपीट हो गया 2 बार, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। पलासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? बताइए। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। पलासी की युद्ध या पलासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। मीर जफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। बंगाल का अगला नवाब मीर जफर को बनाया गया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? बताइए। 1849 ईस्वी में। ओके, लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 ईस्वी में पंजाब का
विलय, ठीक, पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। 1849 ईस्वी में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंध तथा चार्ल्स मैसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पुर्तगाली संस्कृत के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, पुर्तगाली संस्कृत के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है, गोवा में। ओके, पुर्तगाली संस्कृत के व्यापक अवशेष भारत के गोवा राज्य में पाए जाते हैं। इसके कुछ अवशेष कोचीन से भी प्राप्त हुए, परंतु व्यापकता को देखते हुए विकल्प ए सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में सब अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? बताइए, किस युद्ध में? ऑप्शन नंबर ए सही है, वांडिंग वास की लड़ाई। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, वांडिंग वास की लड़ाई। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन और आंसर है भाई, पढ़ते हैं इसे। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जफर को नवाब बनाया गया, क्योंकि मीर जफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? प्लासी के युद्ध में। ठीक, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्लासी का युद्ध वर्ष 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ओके, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर थी भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सिख खालसा सेना किसके शासन के तहत बनाई गई थी? रणजीत सिंह के। ओके, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? गुरु तेग बहादुर के। ओके, ऑप्शन बोल रहे हैं, ठीक है, तेग बहादुर के। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। ठीक, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली पटना साहिब है। ओके, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? नांदेड़ में। ओके, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? अहमद शाह प्रथम ने। ठीक, अहमद शाह प्रथम था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 में 9 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह या रंजीत सिंह के पास किसे भेजा था? चार्ल्स मेटकॉफ को। ओके, आगे देखते हैं। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ पर वेधशाला का निर्माण कराया था? इलाहाबाद में। वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था भाई,
छूट गया था नहीं वर्ड, ठीक है। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ पर वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? इलाहाबाद। आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। हम्पी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, ठीक है। हम्पी कर्नाटक में स्थित है। टीपू सुल्तान का पिता कौन था? हैदर अली था, ओके। टीपू सुल्तान का पिता हैदर अली था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध कितने युद्ध लड़े थे? 4। और देखिए, मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। आगे देखते हैं। सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? गुरु तेग बहादुर। सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी तेग बहादुर थे, ओके। आगे देखते हैं। किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस, ओके। आगे देखते हैं। बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया? अलीवर्दी खान ने, ठीक। आगे देखते हैं। वर्ष 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? बंगाल। किस शहर में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया था? अजमेर में। आगे देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? प्लासी का युद्ध, ओके। प्लासी के युद्ध के बाद। किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? गुरु रामदास ने, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं भाई, प्रैक्टिस। अगला प्रैक्टिस देखते हैं। देखिए, हम लोग अगला प्रैक्टिस करने वाले हैं सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से, ओके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन। सभी के सभी क्वेश्चन जितने भी इस वीडियो में शामिल हैं ना, सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबको आप लोग कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा, पढ़िएगा और देखिएगा, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और लिखिएगा भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें नहीं कह सकते क्योंकि सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जितने भी हैं सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इम्पोर्टेंट है ही, ओके। तो चलिए देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? मुंबई में किया था, ओके। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई, ठीक। 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। इन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की। तो 10 सिद्धांतों को जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला सिद्धांत है सत्य केवल वेदों में निहित है, इस कारण वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है। पहला सिद्धांत था। और दूसरा सिद्धांत है वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए, दूसरा। और तीसरा है मूर्ति पूजा का विरोध, ठीक है, तीसरा। और आगे देखते हैं अवतारवाद एवं धार्मिक यात्राओं का विरोध, ओके। और पांचवा है कर्म सिद्धांत एवं आवागमन सिद्धांत का समर्थन, ओके। और छठवां है निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास, ओके। छठवां है निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास, ओके। और सातवां है स्त्री शिक्षा में विश्वास। और आठवां है विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह की स्वीकृति। और नौवां है बाल विवाह एवं बहु विवाह का विरोध। और 10वां है हिंदी तथा संस्कृत भाषा का प्रचार, ओके। ये 10 जो है
सिद्धांत स्वामी दयानंद सरस्वती के हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बताइए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बताइए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी से 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक, सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप वराह नगर में की गई। तत्पश्चात बेलूर यानी कलकत्ता में मिशन की स्थापना की। ओके, बेलूर मिशन, बेलूर जो है कलकत्ता का ही एक पार्ट है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने की। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1835 ईस्वी में। ओके, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया था। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनवाने में लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बताइए, बुनियादी शिक्षा का विचार किसने पहले प्रस्तुत किया था? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? महात्मा गांधी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना 1837 में किया था। 1837 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। ओके, इससे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े थे। गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था। ओके, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष तथा विद्या अध्ययन करवाया जाता था। ठीक, 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया जाता था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? बताइए, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर डी सही है, सर सैयद अहमद खां। ओके, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। सैयद अहमद खां ने 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल, ठीक, अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम स्कूल या मोहम्मडन, ठीक, या मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। किसने की थी? सर सैयद अहमद खां ने। सर सैयद अहमद खां ने किसकी स्थापना की थी? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना या फिर एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की थी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वही क्वेश्चन भी आ गया। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां ने। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता था? बताइए, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, राजा राम मोहन राय को। ठीक, राजा राम मोहन राय को भारतीय
पुनर्जागरण का पिता, नोट करते हुए चलिएगा, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद एवं नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। इन्हें नव प्रभात का तारा तथा नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता था। कहा जाता था नहीं, कहा जाता है। ओके, नोट करिए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, नए भारत का पैगंबर, नव प्रभात का तारा, नव जागरण का अग्रदूत, ये सभी जो है राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय जी थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही। राजा राम मोहन राय भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी थे। इन्होंने ही सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया तथा उसका अंत करवाया। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया। ओके, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया और बहुदेववाद का विरोध किया। ओके, बहुदेववाद का विरोध किया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। बताइए किसके संस्थापक? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन माना जाता है? बताइए, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? आत्माराम पांडुरंग। ओके, प्रार्थना समाज का संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक, रानाडे थे। प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य जाति पाति का विरोध, पुरुषों तथा स्त्रियों की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा आदि था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। सती प्रथा। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मिलान करना है भाई, मिलान करते हैं। धार्मिक सुधार आंदोलन यानी धर्म सुधार आंदोलन और उसके संस्थापक हैं आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? दयानंद सरस्वती। ओके, ऑप्शन नंबर बी से। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ओके, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। वेद समाज केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरलू नायडू। ओके, ऑप्शन नंबर डी से, केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरलू नायडू। प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग। ठीक, आत्माराम पांडुरंग है। ओके, मिलान हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए, किसने की थी? विलियम जोन्स ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में हेस्टिंग के समय में द
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एशियाटिक, सुन लीजिए एक बार, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने की। ओके, किसके समय में की थी? हेरिस्टिंग के समय में। ओके, और किस सन में की थी? 1784 ईस्वी में की थी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, चार्ल्स आयोग। ओके, सर्वप्रथम चार्ल्स वुड आयोग में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया। इस आयोग ने सुझाव दिया था कि ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और उनसे ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल एवं संबंधित कॉलेज खोले जाएं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, सर्वोदय का अर्थ है सबका उत्थान। सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट से ग्रहण की थी। ओके, सर्वोदय का अर्थ है सबका उत्थान। सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू, लिख दे रहे हैं, ऑन टू दिस लास्ट, ठीक, ऑन टू दिस लास्ट पुस्तक से ग्रहण की थी। ओके, ऑन टू दिस लास्ट किसकी पुस्तक है? जॉन रस्किन की। ठीक, जॉन रस्किन की पुस्तक कौन सी है? ऑन टू दिस लास्ट। और महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय शब्द जो है, सर्वोदय अवधारणा यही इसी बुक से ग्रहण किया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? बताइए। ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सत्य शोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? सत्य शोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? बताइए। ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने की थी, जिसमें मानव अधिकारों एवं जाति प्रथा के उन्मूलन पर बल दिया गया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, ठीक, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिबा फूले की। ओके, कितने सन में लिखी थी? 1872 ईस्वी में। ओके, ये नोट करके रखिएगा कि ज्योतिबा फूले का एक पुस्तक है गुलामगिरी। ओके, इन्होंने ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में 1872 ईस्वी में एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? बताइए। पंडित रमाबाई।
ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना 1889 ईस्वी में, ठीक, 1889 ईस्वी में पंडित रमाबाई ने मुंबई में की। ओके। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है और आंसर है। चलिए इनको भी देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑनलाइन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है। 1828 ईस्वी में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक। E.P. रामास्वामी नायकर का संबंध किस आंदोलन से? आत्मसम्मान आंदोलन से। ओके। आगे देखते हैं। देखिए, विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन कब हुआ? 1893 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1897 ईस्वी में। ओके। आगे देखते हैं। किस वर्ष में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज का गठन किया था? बताइए। 1873 ईस्वी में। आगे देखते हैं। देखिए, एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की श्री नारायण गुरु शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ओके। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ओके। आगे देखते हैं। देखिए, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? बताइए। राजा राम मोहन राय द्वारा। ओके। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना या संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लावेट्स्की। ओके। मैडम ब्लावेट्स्की। आगे देखते हैं। इसमें देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम H.P. ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। 1879 ईस्वी में कर्नल अल्काट एवं मैडम ब्लावेट्स्की भारत आए तथा मद्रास में अडेयार के निकट थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। ओके। तो नोट जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर विलियम जोन्स के द्वारा। ओके। 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक। राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले एवं भारतेंद्र हरिश्चंद्र में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं लड़े थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? बाल विवाह से। ठीक। शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम को परिशुद्ध करना। ओके। ऑप्शन का आदत पड़ गया भाई, क्या ही बताएं। अलीगढ़ में स्थित
जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे? कौन थे भाई? हकीम अजमल खान। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है, इसे छोड़कर मत जाइएगा, बिल्कुल भी मत जाइएगा। ओके, देखिए, उपनाम, कथन और पुस्तक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है, वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू के ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण का एक अंश है। ओके, आगे देखते हैं। एक देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ट्रस्ट, ठीक, ट्रस्ट विद मतलब विथ है, डेस्टिनी, डेस्टिनी देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, स्पेस नहीं है, डेस्टिनी, ठीक। ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ओके, ये भाषण भी आप लोग याद करके रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, देखिए, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? बी.डी. सावरकर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? बताइए किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी सही है, महात्मा गांधी जी ने। ठीक, महात्मा गांधी जी ने कहा कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे स्टेटमेंट हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? बताइए। महात्मा गांधी जी ने। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? बताइए किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? ऑप्शन नंबर सी सही है, महात्मा गांधी जी। ठीक, सत्य और अहिंसा गांधी जी का मूल मंत्र था। ओके, सत्य और अहिंसा। गांधी जी अहिंसा को साधन तथा सत्य को साध्य मानते थे। गांधी जी का मानना था कि सत्य अमर है और कभी मर नहीं सकता। गांधी जी ने लिखा है, सत्य के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई ईश्वर नहीं, जिसकी मैं सेवा करूं। ठीक है, गांधी जी ने लिखा है, सत्य के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई ईश्वर नहीं जिसकी मैं सेवा करूं, सिवाय सत्य के मैं अन्य किसी भी भक्ति सिवाय शक्ति के सिवाय सत्य के मैं अन्य किसी की भक्ति नहीं करता और ना ही किसी अन्य का अनुशासन मानता हूँ। ओके, ये गांधी जी के कथन थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? बताइए, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ओके, जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय रियासतों का भारत में सम्मिलन किए जाने के कारण
उन्हें भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर 20 सही है, दादा भाई नौरोजी को। ओके, दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नोट करके रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया। इन्होंने रहनुमाई मजदयासन सभा का तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक, दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई मजदयासन सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की तथा 1867 से 68 ईस्वी में अपनी रचना, ठीक, दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 1868 ईस्वी में अपनी रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवाहन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें यह दर्शाया कि किस प्रकार भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, भारत के सम्मानीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से कौन विख्यात है? दादा भाई नौरोजी। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? बताइए। दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। आगे देखते हैं। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? बताइए। दादा भाई नौरोजी ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिलान करना है भाई, मिलान करिए। उपनाम मिलान करना है, नाम और उपनाम। ठीक, चलिए मिलान करते हैं। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी किसका उपनाम है? बताइए। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ कर देते हैं। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? ऑप्शन नंबर 5 से जुड़ा है। सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान। ओके। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति किसका उपनाम है? दादा भाई नौरोजी की। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 से। महामना, महामना मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी का उपनाम है महामना। ओके। और भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, मिलान भी हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, गांधी को माना जाता है, क्या माना जाता है भाई गांधी जी को? बताइए।
दार्शनिक अराजकतावादी, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, देखिए गांधी जी को एक दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है क्योंकि वे राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था कि इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है। उनके आदर्श में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी क्योंकि राज्य ही नहीं होगा। वे चाहते थे कि जो सुधार हो सब भीतर से हो। वे नहीं चाहते थे कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा सुधार लाया जाए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? बताइए किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। जब महात्मा जी का हत्या हुआ तब उसके बाद जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह युक्त किसने कही थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विंस्टन चर्चिल ने। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी सही है। करेंगे या मरेंगे, करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर दिया था। यह अगस्त 1942, ठीक, यह अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था। वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था, किसके द्वारा किया गया था भाई? स्वामी विवेका कह रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, वापस वेदों की ओर, ब्लैक बोल रहे हैं हम भी ना, बैक टू द वेदास, ठीक, वापस वेदों की ओर, इसे अंग्रेजी में कहते हैं बैक टू द वेदास का आह्वान आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम मूल शंकर, ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती को मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास किया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रीय संघ के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादक कौन था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, लोकमान्य तिलक। ठीक, 1881 ईस्वी में बम्बई के
केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभिक किए गए थे। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर और मराठा के संपादक आगरकर थे। ठीक, प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर और मराठा के संपादक आगरकर थे। बाद में इन दोनों पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लोकमान्य तिलक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? बताइए, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? चार्ल्स विल्किंस। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विल्किंस था। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 ईस्वी में, ओके, 1785 ईस्वी में विल्किंस ने किया था। यह प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ था। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? बताइए, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? बताइए, भागवत गीता को। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ... की रचना किसने की थी? बताइए, ऑप्शन नंबर डी सही है, राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसकी रचना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मिलान करना है, करते हैं हम लोग मिलान। केशव सेन, केशव सेन किससे संबंधित है भाई? बताइए, केशव सेन ब्रह्म समाज से संबंधित है। ओके, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज से संबंधित है। और आत्माराम पांडुरंग किससे संबंधित है? प्रार्थना समाज से। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज से, और सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन से। ओके, मिलान भी हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादक गांधी जी थे, या फिर किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? बताइए, नवजीवन, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, गांधी जी ने नवजीवन पत्र का संपादन किया था। इसका प्रकाशन वर्ष 1919 ईस्वी में। ठीक, एक मिनट, 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में नवजीवन का प्रकाशन 1919 से 1931 तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में होता था। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए अन्य समाचार पत्र थे। ठीक, महात्मा गांधी द्वारा, सुन लीजिए कौन कौन से पत्र जो है प्रारंभ किए गए थे। इंडियन ओपिनियन, ठीक, महात्मा गांधी द्वारा, हरिजन महात्मा गांधी द्वारा, यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक
अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। बताइए किस सन में की? 1913 ईस्वी में। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। बताइए किसके द्वारा दी गई थी? कौन सा ऑप्शन सही है? बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। 1896 से 1897 ईस्वी में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। इनका प्रसिद्ध कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं, इसे स्टार बना दीजिए। आगे देखते हैं। देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा, यह कथन किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर डी सही है। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ओके, नोट करके रखिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे देखते हैं। देखिए, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? खान अब्दुल गफ्फार खां। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? बताइए, सीमांत गांधी किसका उपनाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान का। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? बताइए, ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके, लेडी विथ द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात हैं। वह क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा हेतु संगठित प्रयास करने वाली प्रसिद्ध अंग्रेज परिचारिका थी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? बताइए, द हॉली फैमिली। ओके, द हॉली फैमिली महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन एवं हिंद स्वराज की रचना की। ओके, इसको नोट करके रखिएगा। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ विथ द ट्रूथ, हरिजन एवं हिंद स्वराज की रचना की। द हॉली फैमिली की रचना कार्ल मार्क और एंजल ने की थी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, गोपाल हरि देशमुख को। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। ओके, देखिए, गांधी जी का जो है दो स्टेटमेंट यानी दो पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके। जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई जिनका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों को नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, सैयद अहमद खान का। ओके। सर सैयद अहमद खान हिंदुस्तानी शिक्षक एवं नेता थे। उन्होंने मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडियन सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित एक समाचार पत्र था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, यंग इंडिया। ओके। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम यंग इंडिया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक है? बताइए। महात्मा गांधी जी। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, मधुसूदन दत्त। ठीक है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? बताइए। दीनबंधु मित्र ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाला नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। यह विद्रोह 1859 से 1860 में हुआ था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बताइए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी सही है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। यह इनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। ओके, आनंद मठ किसकी पुस्तक है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। इसको भी नोट करके रखिएगा। इसे सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमत उल्ला एम सयानी ने की थी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्नलिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत भाग्य विधाता। ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि ... का संग्रह है। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर सी सही है, कविताओं का। ठीक, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है, जिसे वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। गीतांजलि शब्द गीत और अंजलि से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है गीतों का उपहार। गीतांजलि मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी गई है। ओके दोस्तों, ये थे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।